पाकिस्तान में जदीद बसें बनाने की एक और फैक्ट्री मुकम्मल हुई है और उसने प्रोडक्शन का आगाज कर दिया है। अब पाकिस्तान में डीजल बसें बनाने वाली मजमूई तौर पर 6 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, जबकि इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाली एक फैक्ट्री इस वक्त फाल है। अब दुनिया में तकरीबन 100 अरब डॉलर्स की बसें हर साल खरीदी जाती हैं। पाकिस्तान किस तरह इस 100 अरब डॉलर्स की इंडस्ट्री को टैप कर सकता है, हमारे पास क्या पोटेंशियल है, वो डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स का आगाज हो गया है और पहली फ्लाइट ढाका से कराची एयरपोर्ट पर उतर चुकी है। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात थे, लेकिन हसीना वालिद की हुकूमत ने उन ताल्लुकात को ख़राब रखा। अब वो रिवाइव हो रहे हैं। पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा बंगाली रिहाइश पजीर हैं, उन्हें आने जाने में आसानी होगी और मज़ीद तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और रिच पाकिस्तान की नई एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे मियां वाली के अंदर मुकम्मल होने वाली जदीद तरीन बसों की नई फैक्ट्री, जो कि दाऊद खेल के इलाके में मुकम्मल हुई है। ये सन लॉन्ग नामी बसें बना रही है। ये 2000 कनाल रकबे के ऊपर मुहित है। तकरीबन $10 मिलियन की लागत से ये असम्बली प्लांट लगाया गया है। खालिद एंड खालिद होल्डिंग नामी कंपनी ने यह काम शुरू किया है। डबल ग्लास बसें भी यहाँ बन रही हैं। इसके साथ साथ ट्रक्स के कुछ मॉडल भी यहाँ बन रहे हैं, ट्रेलर्स के कुछ मॉडल बन रहे हैं, लोडर्स कुछ मॉडल यहाँ पर बन रहे हैं। ये बसें जो है 12.5 मीटर लंबी हैं, 49 सीटें इनके अंदर हैं और ये हमारे जो रूट्स हैं, बड़े बड़े तवील रूट्स, उन पर जाने के लिए कामयाब बसें तस्वर की जाती हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर अब ये 6ठा डीजल बसों का प्लांट है। इससे पहले जो 5 प्लांट हैं, जिसमें एक हीनो का है, यूटोंग का है, इसुजू का है, डाइवो का है, मित्सुबिशी फोसो का है, तो ये एक प्रॉपर बसों का प्लांट है। इसके अलावा पाकिस्तानी मार्केट में 30% बसें जो हैं वो हमारे बस बॉडी मेकर बना के भी फरोख्त करते हैं। जी हाँ, जो लोग लाहौर आते हैं, अगर बंद रोड पे गए हों या कराची कुछ इलाकों के अंदर, तो पुरानी बसों के ऊपर नई बॉडी रखी जाती है। वो बस बॉडी मेकर्स होते हैं, लेकिन उसमें सिक्योरिटी के, सेफ्टी के बहुत इश्यूज होते हैं। ये जो बसें बन रही हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बन रही हैं। अब इसके अंदर 25% के करीब स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में बनाकर डाले जाते हैं और 75% इंपोर्ट करके उन्हें असेंबल किया जाता है। अब आप सवाल पूछेंगे कि हमें क्या फ़ायदा? फ़ायदा यह है कि अभी सिर्फ असेंबली की वजह से इस एक फैक्ट्री में 2000 लोगों को मुलाजमतें मिली हुई हैं। सिर्फ असेंबली हो रही है। अब जैसे जैसे इस चीज़ को बढ़ाएंगे, लोगों के रोजगार मजीद बेहतर होगा। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, हमें जो हर साल नई बसें चाहिए होती हैं उसकी मार्केट बहुत थोड़ी है। हमें 1000 से 1100 नई बसें चाहिए होती हैं। बाकी हम पुरानी बसों को तो रिटायर करने का नाम नहीं लेते ना, उसको ठीक ठाक करके जितनी पुरानी बस होती जाती है उतने दूर उफ्तादा इलाके में चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सतह पर हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है। दुनिया के अंदर सालाना 10 लाख डीजल बसों की ज़रूरत होती है और 100 अरब डॉलर से जायद की ये इंडस्ट्री है। हम अगर इन्हीं जो बस बनाने वालों को मज़ीद सहूलियात दें, उन्हें प्रमोट करें कि वो यहाँ से बसें असम्बल करने के बाद एक्सपोर्ट करें, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसे हार्नस करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अगर 1000 अपने लिए बनाएंगे तो कम से कम 5000 हम बाहर वालों की बना सकते हैं, 10,000 बना सकते हैं। फिर चाइना में बनी हुई बस जो है, अब उसके बहुत सारे टैरिफ्स लग चुके हैं, अमेरिका वगैरह के अंदर, बाकी जगहों पर। पाकिस्तान में चूंकि लेबर सस्ती है, टैरिफ्स कम है, तो इस हिसाब से हम पाकिस्तान से बनी हुई बसें मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत बड़ा सेंट्रल एशिया का जो इलाका है वहाँ भी हम पाकिस्तान की बनी हुई बसें एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो देखिए, छोटे छोटे स्टेप्स कितना अहम किरदार अदा करते हैं। मियाँ वाली का इलाका दाऊद खेल, वहाँ पर इस कंपनी ने अपना सेटअप लगाया है। उस दूर अफ्तादा इलाके के अंदर 2000 रोज़गार के मौके जन्म लिए हैं। तो हमें प्रमोट करना चाहिए उन कंपनियों को जो शहरों से थोड़ा दूर जाके भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट अगर शहर में हो जाएगी तो देहात से लोग रोज़गार की तलाश में शहरों में आएंगे और फिर यहाँ शहरों में रहते रहते वो यहाँ पर बस जाएंगे और यहाँ जो आबादी है उसे कंट्रोल करना, उसे सहूलियात देना नामुमकिनात में से शुमार किया जाएगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स का आगाज हो गया है। पहली फ्लाइट ढाका एयरपोर्ट से कराची एयरपोर्ट उतर गई है। ये बाईमान एयरलाइन है जो कि हमारे बांग्लादेश की है, क्योंकि पाकिस्तान और
इंडिया के दरमियान तो जो फ़ज़ाई रास्ता है वो बंद है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की फ़्लाइट्स के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। हमें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस दिवालिया होने के करीब पहुंची हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हदूद से गुजर के वो मिडल ईस्ट जाया करती थी, सेंट्रल एशिया जाया करती थी। हमारा उस तरफ कोई आज सच बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का मामला था नहीं। तो ढाका चूँकि बांग्लादेश और इंडिया के आपस में फ़ज़ाई ताल्लुकात कायम व दायम है, उसको इस्तेमाल करते हुए पहली ये एयरलाइन शुरू हो गई है। हमने इस मुतालिक आपको बताया था, और आपको बताने का मकसद हमारा उन नाज़रीन को एड्रेस करना होता है जो अक्सर कहते हैं जी आप खबर दे देते हैं, आपकी खबर सच्ची साबित नहीं होती। तो जनाब, हम एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। फ़र्क ये है कि हम डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। आप कभी जियो को जाके पूछते हैं कि हमने फ़लाँ खबर दी थी तो वो सच साबित क्यों नहीं हुई, या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? यह काम हुकूमतों का होता है। हमारा काम सिर्फ आप तक मुसद्दका खबर पहुंचाना होता है कि ये प्रोजेक्ट कंसीव कर लिया गया है, इसकी फिजिबिलिटी बन गई है, ये प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया है, अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, अब ये मुकम्मल हो गया है। तो हम सिर्फ वो डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करते हैं। अब इस डायरेक्ट फ्लाइट के सबब दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के पास सिर्फ 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। पहले यही फासला तय करने के लिए बांग्लादेश से लोग कहाँ दुबई जाया करते थे, और दुबई से फिर फ्लाइट लेके पाकिस्तान आते थे। यानी पाकिस्तान से भी आगे 2 घंटे जाना पड़ता था उनको, और इस तमाम ट्रांजिट में 10 घंटों से 19 घंटे तक लग जाते थे। सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही काम हो जाएगा। हफ्ते में 2 फ्लाइट्स अब शुरू हुई हैं, और 10 लाख से ज़्यादा बंगाली तो ऑलरेडी पाकिस्तान में मुकीम है। कुछ सोर्सेज तो कहते हैं कि पाकिस्तान में मुकीम बंगालियों की तादाद 30 लाख तक है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो जो लोग यहाँ रह गए वो फिर वापस ना जा सके, हालात ऐसे थे। उनकी नस्लें यहाँ परवान चढ़ी। बदकिस्मती से उनकी अक्सरियत के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। इस छोटे से मसले को हम आज तक हल नहीं कर सके, तो उनकी तादाद भी एग्जैक्ट जो है हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान रवाबत बड़े हैं। जहाँ हम डिफेंस में कॉपरेशन कर रहे हैं, वहाँ टूरिज़्म के अंदर भी हम दोनों मुल्क अब इस तरफ चलेंगे। पहली जो फ़्लाइट आई है वो फुली पैक्ड फ़्लाइट थी, उसमें हर सीट पहले से फ़रोख्त हुई हुई थी। उम्मीद करते हैं यहाँ से भी लोग वहाँ जाएंगे, यहाँ वाले अपने प्यारों को मिल सकेंगे, वहाँ वाले यहाँ आ सकेंगे। ट्रेड बढ़ेगी, कॉमर्स बढ़ेगी, आईटी में, तालीम में, हमारे मजहबी मामलात में, हर मामलात में हमारी हम आगे बढ़ेगी, और दोनों मुल्क इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी अपना बेहतर मस्बत किरदार अदा कर सकेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।